हेलो दोस्तों, बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन सी यूनिट को करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी यूनिट नंबर 6 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी, जो एग्जाम नवंबर 2020 में हुआ था, जिसको जून 2020 का नाम दिया गया है। उस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी से वो हम करने वाले हैं। ठीक है, जो शिफ्ट 1 में यानी कि जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था जून 2020 का। ठीक है, तो अगर इस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज किया जाए तो प्लांट फिजियोलॉजी से यहाँ पार्ट बी में 7 क्वेश्चन आए हुए हैं और पार्ट सी में 6 क्वेश्चन आए हैं। तो ये पार्ट बी के जो 7 क्वेश्चन है ये लास्ट की वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये 6 क्वेश्चन जो कि पार्ट सी के हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द जीन इनकोडिंग फॉर मेवालोनेट 3 काइनेज इज डिसरप्टेड इन अ सर्टेन प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अबव प्लांट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहा है कि कुछ प्लांट्स के अंदर एक जीन होता है जो बनाता है मेवालोनेट 3 काइनेज एंजाइम को, उस जीन को ही डिसरप्ट कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जीन अब डिसरप्ट हो चुका है तो ये एंजाइम नहीं बनाएगा और ऐसे प्लांट्स के अंदर ये एंजाइम नहीं मिलेगा। और फिर पूछा है कि ऐसे प्लांट जिसके पास ये एंजाइम नहीं होगा, इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है उसके लिए। ठीक है, तो यानी ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है मेवालोनेट पाथवे से। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो पाथवे यहाँ पर लगा है ये है मेवालोनेट पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है जो प्लांट के अंदर रन होता रहता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पाथवे के बाद हमें जो मिलता है वो है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट या फिर डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ये हमें मिलता है। और ये जो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है ये आइसोप्रीन यूनिट होती है जो 5 कार्बन की बनी है। अब ये जो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट होता है ये आगे जाकर फॉर्मेशन करता है टार्पिनोइड्स की, जो क्या होते हैं प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं और प्लांट के डिफेंस में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये जो आइसोप्रीन यूनिट होती है आगे जाकर फाइटो हार्मोन जैसे कि जिब्रेलिन है, जैसे कि एबीए है, इन फाइटो हार्मोन की फॉर्मेशन में भी ये मॉलिक्यूल हेल्प करता है। तो इस वजह से ये पाथवे काफी जरूरी है और प्लांट के अंदर चलता रहता है। तो देखिएगा, इस पाथवे को काफी बड़ा था तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, तो ये यहाँ से फिर यहाँ हम पढ़ेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में आता है, उससे बनता है एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर बनता है HMG कोए और फिर बनता है मेवालोनेट। अब ये जो मेवालोनेट बना है इसके पास 2 पाथवे होते हैं। अगर यहाँ पर एंजाइम आएगा मेवालोनेट 3 काइनेज तो ये बनाएगा मेवालोनेट 3 फॉस्फेट और उससे बनता है फिर मेवालोनेट 3,5 बिसफॉस्फेट। और अगर इस मेवालोनेट को मिलता है मेवालोनेट 5 काइनेज तो ये बनाता है मेवालोनेट 5 फॉस्फेट और फिर इससे आगे जाकर ये बनता है मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट और यहाँ इससे बनता है आइसोपेंटाइल फॉस्फेट। ये दोनों मिलकर बनाते हैं आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट और फिर यहाँ से बनता है डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ये पाथवे है। तो देखो, इस क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा जीन यानी कौन सा एंजाइम डिसरप्ट किया है, मेवालोनेट 3 काइनेज। तो देखिएगा, इस पाथवे के अंदर जो एंजाइम यहाँ डिसरप्ट किया गया है या फिर जो एंजाइम नहीं बनेगा वो है ये वाला एंजाइम। कौन सा? ये मेवालोनेट 3 काइनेज। ये एंजाइम जो है नहीं फॉर्म होगा। तो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये हमें नहीं मिलने वाला है, यानी जो रेड कलर में है वो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एंजाइम ही नहीं है। ये नहीं है तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं है तो ये नहीं बनेगा। लेकिन इस रेड से अलग जितना भी पोर्शन है जो ब्लैक में और ब्लू में है वो सब हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन सभी के लिए इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इस रेड पोर्शन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि अगर मेवालोनेट 3 काइनेज नहीं होगा प्लांट के अंदर तो ना ही तो वहां पर मेवालोनेट 3 फॉस्फेट बनेगा और ना ही वहां पर मेवालोनेट 3,5 बिसफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, चलिए अगर ये समझ आया है तो अब हम मूव करते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट पर, जो कह रहा है कि जो मेवालोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट है विल बी सिंथेसाइज। तो ये तो यहां से ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये तो मिलने वाला है ही नहीं अगर ये एंजाइम नहीं है। ठीक है, सेकंड में लिखा है मेवालोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट एंड आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट विल बी सिंथेसाइज। तो ये तो सिंथेसाइज होगा लेकिन ये नहीं होता है, तो ये पूरी स्टेटमेंट यहां पर भी गलत हो जाएगी। थर्ड में कहा है देयर विल बी नो सिंथेसाइज ऑफ मेवालोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट। यहां तक बिल्कुल सही है, ये सिंथेसाइज नहीं होता है। आगे कहा है बट मेवालोनिक एसिड विल बी सिंथेसाइज। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो फॉर्म नहीं होता लेकिन ये तो फॉर्म होगा ना।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। फोर्थ में कहा है जो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम है ए है एंड मेवलोनिक एसिड विल नॉट बी सिंथेसाइज, तो ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों ही सिंथेसाइज होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि वहां पर मेवलोनिक एसिड 3 जो 5 बिस फॉस्फेट है ये तो फॉर्म नहीं होगा, लेकिन मेवलोनिक एसिड पाथवे वहां मतलब मेवलोनिक एसिड पाथवे वहां फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको ये पाथवे नहीं आता है तो इसको लिख लीजिए, फिर इसको रिवाइज करना है, क्या हो सकता है अगली बार यहां से ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग C2, C3, C4 एंड केम कार्बन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। प्लांट के अंदर C2 साइकिल मिलती है जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, C3 जिसको बोलते हैं कैल्विन बेंसल साइकिल, C4 ये होता ही है C4 पाथवे, और केम, ये 4 पाथवे होते हैं जो प्लांट के अंदर मिलते हैं कार्बन को मेटाबोलाइज करने के लिए। तो उसके रिगार्ड में ही आपको स्टेटमेंट दी है और पूछा है कि सही स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि आया है C3 साइकिल से, जिसको कैल्विन बेंसल साइकिल भी बोलते हैं। क्या लिखा है, 1 molecule of 3-phosphoglycerate form during carboxylation phase is utilized for the biosynthesis of sugar, fatty acid and amino acid। इसमें कहा है कि C3 साइकिल के अंदर ये फॉस्फोग्लिसरेट बनता है कार्बोक्सिलेशन के दौरान, जो आगे जाकर क्या बनाता है, शुगर बनाता है, फैटी एसिड्स बनाता है और अमाइनो एसिड्स बनाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, ऐसा ही होता है, लेकिन वो जो फॉस्फोग्लिसरेट होता है आगे जाकर शुगर तो बनाता है लेकिन फैटी एसिड नहीं बनाता, ना ही अमाइनो एसिड्स बनाता है। तो ये जो ऑप्शन है ओवरऑल गलत हो जाएगा कि ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो बी ऑप्शन है, ड्यूरिंग C2 साइकिल ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लिसरेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू क्लोरोप्लास्ट। तो इसके लिए आपको C2 साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ये यहाँ पर लगाया है मैंने डायग्राम C2 साइकिल का। इसमें क्या होता है, 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है वो ग्लाइकोलेट से फिर यहाँ आता है, यहाँ से जो ग्लाइसिन है फिर वो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में वो ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सेरिन में, सेरिन फिर जाता है पेरोक्सिसोम में, फिर पेरोक्सिसोम से जो ग्लिसरेट होता है वो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि इस साइकिल के दौरान जो ग्लाइसिन है वो कहाँ जाएगा, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए जो ग्लाइसिन है वो पेरोक्सिसोम से कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर सेकंड पूछा है कि जो ग्लिसरेट है, यहां पर जो ग्लिसरेट होता है वो मूव करता है पेरोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट में। तो देखो यहां पर ये जो ग्लिसरेट है ये मूव करता है पेरोक्सिसोम से कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, या ये मतलब ये बी क्या है, हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद सी में लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन बंडल शीट ऑफ C4 प्लांट इज सेवरल फोल्ड लोअर देन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर आपने C4 पाथवे पढ़ा है तो आप जानते ही होंगे कि वहां पर 2 टाइप के सेल मिलते हैं लीफ के अंदर, एक होता है मेसोफिल सेल और एक होता है बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल के अंदर कार्बन का फिक्सेशन होता है, जबकि मेसोफिल सेल के अंदर लाइट रिएक्शन चलती है। तो ये जो बंडल शीट सेल है वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा ही होता है क्योंकि वहां पर CO2 को फिक्स करना है, लेकिन यहां पर उल्टा लिखा है कि जो CO2 होते हैं बंडल शीट सेल में वो कम होते हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है द स्टोमेटा ऑफ केम प्लांट ओपन एट नाइट। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है कि जो केम प्लांट होते हैं जिसमें केम पाथवे चलता है वहां पर जो स्टोमेटाज होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं और डे टाइम पर क्लोज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अगर दिन में भी स्टोमेटाज ओपन रहेंगे तो वो सारे वाटर को लॉस कर देंगे, सारे पानी को मतलब प्लांट से रिमूव कर देंगे। इसलिए मतलब ऐसा ना हो इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, स्टोमेटा को दिन के टाइम में तो बंद रख लेते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, और नाइट में ओपन कर लेते हैं ताकि CO2 अंदर आ सके और उसको फिक्स करके फूड बनाया जा सके। ठीक है, तो केम प्लांट में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नाइट में तो स्टोमेटास क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जबकि डे टाइम में वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं बी और सी स्टेटमेंट सही है, ए और सी गलत है। बी और डी सही है तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि बी और डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये C3 साइकिल, ये C2 साइकिल, केम पाथवे और C4 पाथवे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट
फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइटोक्रोम मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन इन अराबिडोप्सिस। देखो, अगर आप सारी वीडियोस मेरी देख रहे हैं जो मैंने पीवाईक्यू के लिए अपलोड की हैं, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि यूनिट 6 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, फोटोसिंथेसिस, फाइटोक्रोम एंड फाइटोहॉर्मोन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से ही सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन भी फाइटोक्रोम से ही आया है और क्या कहा है कि फाइटोक्रोम के रिगार्ड में ये 4 स्टेटमेंट आपको दी है और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा है कि फाइटोक्रोम ए एंड फाइटोक्रोम डी आर फोटोस्टेबल, जबकि फाइटोक्रोम बी, सी, ई क्या होते हैं, फोटोलेबाइल होते हैं। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये क्या है, फाइटोक्रोम के टाइप्स है। हम जानते हैं कि फाइटोक्रोम जो है 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर हम उन फाइटोक्रोम को रखेंगे जो कि फोटोलेबाइल होते हैं, मतलब कि वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब लाइट होगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लाइट में डिग्रेड हो जाते हैं, जबकि डार्क में क्या होंगे, वो स्टेबल रहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये फोटोलेबाइल हैं। जबकि टाइप 2 के अंदर अगर बात करते हैं तो वहां आता है फोटोस्टेबल, यानी वो लाइट की प्रेजेंस में स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जो टाइप 1 है वो फोटोलेबाइल है। कब काम करते हैं, डार्क में करते हैं। क्यों, क्योंकि वो लाइट में तो डिग्रेड हो जाएंगे, स्टेबल नहीं है, तो जब डार्क होता है तब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद ये एक्टिवेट कब होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फार रेड लाइट। रेड लाइट और फार रेड लाइट में से जब फार रेड लाइट आती है तब जाकर ये टाइप 1 एक्टिव होते हैं और इसका एग्जांपल है फाइटोक्रोम ए। जितने भी फाइटोक्रोम है उसमें से केवल फाइटोक्रोम ए ही ऐसा है जो टाइप 1 के अंदर आता है और फोटोलेबाइल है। टाइप 2 की अगर बात करें तो ये फोटोस्टेबल होते हैं। एग्जैक्टली फंक्शन कब करेंगे, लाइट में, क्योंकि ये लाइट में ही स्टेबल है तो फंक्शन करते हैं लाइट में। एक्टिवेट कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेड लाइट। एग्जाम्पल क्या है, फाइटोक्रोम बी, सी, डी, ई। तो जो बी, सी, डी, ई है वो फोटोस्टेबल है। फाइटोक्रोम ए क्या है, फोटोलेबाइल है। चलिए, तो अब बताइए स्टेटमेंट सही हो जाएगा या गलत। देखो, फाइटोक्रोम ए और डी क्या है, फोटोस्टेबल, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो नहीं होता। जो फाइटोक्रोम बी है, सी है, ई है, वो फोटोलेबाइल है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट ही हमारा गलत हो जाएगा। आगे लिखा है प्रोलॉन्ग लाइट एक्सपोजर एंड द कन्वर्जन ऑफ PRA to PFRA cause फाइटोक्रोम ए कंसंट्रेशन टू ड्रॉप। इसमें कहा है कि जब रेड लाइट आती है, यानी जब हम लाइट में एक्सपोज करते हैं किसको, फाइटोक्रोम ए को, तो ये फाइटोक्रोम PRA कन्वर्ट हो जाता है PFRA में। ये तो आप जानते होंगे फाइटोक्रोम 2 फॉर्म में होता है, PR एंड PFR। तो जब लाइट आती है, रेड लाइट आती है, तो PR फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है PFR में। वो भी किसके लिए, फाइटोक्रोम ए के लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये कन्वर्जन होता है तो फाइटोक्रोम ए का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल कम पड़ जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा भी है कि जो फाइटोक्रोम ए होता है वो फोटोलेबाइल होता है। जब लाइट आती है तो वो डिग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब हम फाइटोक्रोम ए को लाइट में रखते हैं तो वो कन्वर्ट तो हो जाता है PR से PFR में, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि ये लाइट के लिए सेंसिटिव है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ आया। चलिए, अब बात करते हैं थर्ड की, एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड कन्वर्जन ऑफ PR टू PFR कॉज मूवमेंट ऑफ फाइटोक्रोम फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द न्यूक्लियस। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। कैसे, हम जानते हैं फाइटोक्रोम की 2 फॉर्म होती है, PR एंड PFR। जैसे ही रेड लाइट आती है तो ये PR फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है PFR में, और जब फार रेड लाइट होती है तो ये PFR कन्वर्ट हो जाता है PR में। तो इसमें कहा है कि जब लाइट दी जाती है तो ये PR कन्वर्ट हो जाता है PFR में, और ये PFR जो होता है फिर ये जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, बनता कहाँ पर है, साइटोसोल में, या तो यानी PR से PFR कहाँ बनता है, साइटोसोल में। लेकिन जैसे ही PFR बन जाता है फिर वो जाता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो ये PFR पहले फॉर्म होगा साइटोसोल में, फिर जाएगा न्यूक्लियस में और फिर अपना काम करता है, दैट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट लिखी है कि जैसे ही PR PFR में कन्वर्ट होता है तो वो साइटोसोल से न्यूक्लियस में चला जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही। फोर्थ स्टेटमेंट है फाइटोक्रोम बी लैक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस एंड डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फॉर न्यूक्लियर इंपोर्ट। देखो, ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस यानी कि NLS,
ये क्या है, आइडेंटिटी कार्ड की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि अगर किसी को भी न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो उनके पास ये सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये होगा तो ही वो अंदर जा पाएंगे, अदरवाइज वो अंदर नहीं जाएंगे। तो हमें पता है कि जो फाइटोक्रोम का एक्टिव फॉर्म होता है वो न्यूक्लियस में जाकर ही काम करेगा, तो जरूरी है कि उन्हें न्यूक्लियस में जाना ही पड़ेगा। उनके पास NLS है या नहीं है, अगर NLS है तो वो आराम से चले जाते हैं, अगर नहीं होता है तो वहां पर कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं जो उनको अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फाइटोक्रोम बी होता है इसमें लिखा है कि उनके पास NLS नहीं होता, जबकि फाइटोक्रोम बी के पास NLS होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। जबकि जो फाइटोक्रोम ए की अगर बात करें, फाइटोक्रोम ए के पास नहीं होता NLS और वो जाता है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की हेल्प से, लेकिन यहाँ बी लिख दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि फाइटोक्रोम बी के पास तो NLS होता है। ठीक है, तो देखिए डी गलत है यहाँ पर और ए गलत है, बी और सी सही है। तो देखो ए गलत है तो आप वैसे भी अपने सही आंसर पर पहुंच जाते, ए गलत कर दिया तो ए तीनों में ही है। तो हमारा सही आंसर क्या है, बी एंड सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है plant perceive effector protein from pathogen to mount a strong defense response. The following statements were made regarding signal transduction event upon perception of a pathogen. देखो क्वेश्चन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म से आया है, जो प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है। वहां पर कुछ इफेक्टर प्रोटीन्स होते हैं जो प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म को इन्हांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है कि जैसे ही एक पैथोजन को परसीव किया जाता है, यानी कि एक प्लांट ये फील करता है कि मेरे आसपास पैथोजन है, तो वहां पर कौन कौन सा चेंज आपको दिखाई देगा, यानी प्लांट के अंदर या फिर प्लांट के सेल के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं वहां पर आपको कौन कौन से चेंज ये दिखाई देंगे, आपको सही बताना है इन स्टेटमेंट में से। ठीक है, देखिए फर्स्ट रीड करते हैं, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन आयन इनटू द सेल, इनफ्लक्स ऑफ K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन इनटू द सेल। सी है इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोजन आयन आउट ऑफ द सेल एंड इफ्लक्स ऑफ K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन आउट ऑफ द सेल। ये 4 स्टेटमेंट दी है। इनफ्लक्स का मतलब होता है सेल के अंदर जाना, इफ्लक्स का मतलब होता है सेल से बाहर निकलना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इनफ्लक्स हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन का इनटू द सेल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि जब प्लांट के पास क्या होता है, PRR होता है, यानी कि पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर होता है। जैसे ही ये रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन को, तो सेल के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि ये कैल्शियम का लेवल ही क्या करेगा, सेल को जो डिफेंस है उसके लिए तैयार करता है। तो वहां कैल्शियम का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम वहां इन्फ्लक्स करते हैं, सेल के अंदर कैल्शियम को इन्फ्लक्स करते हैं यानी डालते हैं, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्फ्लक्स हो जाए यानी अंदर जाएगा सेल के क्या, कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब अगर इन्फ्लक्स सही है तो ये जो इफ्लक्स वाला है ये गलत हो जाएगा, है ना। या तो इन्फ्लक्स हो सकता है या फिर इफ्लक्स हो सकता है, और अभी हमने देखा है कि इन्फ्लक्स होता है, तो ये इफ्लक्स वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ए सही है और सी गलत है। अब बात करते हैं बी और डी के लिए। बी कह रहा है कि इन्फ्लक्स होता है पोटेशियम का और क्लोरीन का, जबकि डी कह रहा है इफ्लक्स होता है। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा कि इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन आयन इनटू द सेल, ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो हम सभी जानते हैं कि जो स्ट्रोमेटा होता है ये ओपनिंग है प्लांट के सेल में। तो अगर आसपास क्या है, पैथोजेंस है, तो प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटा को बंद कर लेता है ताकि पैथोजन उस स्टोमेटा से अंदर ना जाए। और हम सभी जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा के केस में, तो ये जो पोटेशियम होता है और ये जो क्लोरीन होता है, जैसे ही सेल के अंदर पोटेशियम की और क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो स्टोमेटाज ओपन हो जाते हैं। लेकिन ओपन तो नहीं करने हैं, उन्हें क्लोज करना है। तो जो पोटेशियम है और जो क्लोरीन है उसे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि स्टोमेटा बंद ही रहे। तो यहाँ पर इनफ्लक्स नहीं जबकि इफ्लक्स होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगा और डी क्या होगा, इफ्लक्स होगा पोटेशियम का क्लोरीन का, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी मतलब ए सही है और डी सही है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी आप देख सकते हैं क्या होता है कि ये सेल है जो इन्वॉल्व है डिफेंस में, यहाँ पर कैल्शियम हम अंदर देंगे, हाइड्रोजन आयन को भी अंदर देंगे ताकि डिफेंस मैकेनिज्म को इन्हांस किया जा सके। जबकि जो पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है और जो क्लोरीन है उन्हें सेल से बाहर निकालना है। तो ये सेल, ये स्ट्रक्चर भी अगर आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
जो कि आया है प्लांट ग्रोथ हार्मोन से, यानी फाइटो हार्मोन से क्वेश्चन आया है। क्या कहा है कि जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स है जिनका नाम है TIR1, GID1, COI1 और PYL1, ये क्या है? ये प्लांट के अंदर मिलने वाले रिसेप्टर हैं। किसके लिए? फाइटो हार्मोन के लिए, ठीक है। वर नॉक्ड आउट इंडिपेंडेंटली इन अराबिडोप्सिस प्लांट, यानी अराबिडोप्सिस के प्लांट को लिया गया है, कई सारे प्लांट लिए हैं और उन सभी में अलग अलग से एक एक रिसेप्टर को रिमूव कर दिया। नॉकआउट का मतलब क्या होता है? उन रिसेप्टर को वहां से रिमूव कर देना, ठीक है। इसके बाद कहा है कि रिमूव करने के बाद हमें जो प्लांट मिले हैं उन्हें हमने कहा है TIR1। TIR1 किसे कहा है? जिससे हमने TIR1 को रिमूव किया है उसे हमने TIR1 कहा है। GID1 कहा है, COI1 कहा है, PIL1 कहा है, उन प्लांट्स को जहां से हमने ये रिसेप्टर रिमूव किए हैं। अगर TIR1 रिमूव किया है तो उस प्लांट को हमने क्या कहा? TIR1। अगर हमने GID1 को रिमूव किया है रिसेप्टर को तो उस प्लांट को हमने कहा है GID1। इस तरीके से ही उन दोनों के लिए भी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव अराबिडोप्सिस प्लांट इज करेक्ट? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। हुआ क्या है कि ये है GID1 क्या होता है, आपको बस इसके बारे में पता होना चाहिए था, सारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता। कैसे? ये जो GID1 होता है ये जिब्रेलिन का रिसेप्टर है, ठीक है। ये जो TIR1 है ये ऑक्सिन का रिसेप्टर है। ये जो COI है ये जैस्मोनिक एसिड का रिसेप्टर है और ये PYL1 क्या है? एब्सिसिक एसिड का रिसेप्टर है, ठीक है। तो ऐसा प्लांट जहां से ये रिसेप्टर रिमूव किया गया है तो उसे हमने क्या कहा है? GID1 कहा है। यानी इस प्लांट के अंदर GA यानी जिब्रेलिक एसिड का सिग्नलिंग नहीं होगा। मानते हो इस बात को? क्यों मानते हो? क्योंकि इस प्लांट से, ये जो GID1 प्लांट है, यहां से हमने जिब्रेलिन के रिसेप्टर को अगर हटा दिया है तो वहां GA की सिग्नलिंग होगी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हमने TIR1 को रिमूव किया है तो उस प्लांट को हमने क्या कहा है? स्मॉल TIR1 कहा है। तो वहां पर ऑक्सिन की सिग्नलिंग नहीं होगी क्योंकि ऑक्सिन का रिसेप्टर ही हटा दिया है, ठीक है। COI1 में क्या है? जस्मोनिक एसिड होता है, उसका रिसेप्टर है ये। अगर उसको रिमूव किया है तो इस प्लांट के अंदर जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग नहीं होगी। और PIL1 का जो प्लांट है ये PIL1, इसमें एब्सिसिक एसिड का सिग्नलिंग नहीं होगा। बात समझ आई? इतनी बात अगर आती है तो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल आसान है। कैसे? देखो TIR1 जो है, ये प्लांट जो है TIR1, उसमें डिफेक्टिव हो जाएगा ABA का सिग्नलिंग, बिल्कुल गलत बात है। अब अगर हमने TIR1 को रिमूव किया है तो ऑक्सिन का सिग्नलिंग डिफेक्ट होना चाहिए, ना कि एब्सिसिक एसिड का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे लिखा है GID1 में डिफेक्टिव होगा ऑक्सिन का सिग्नलिंग, ये भी गलत है क्योंकि GID किसके लिए होता है? GID जो प्लांट है उसमें जिब्रेलिन का रिसेप्टर को हमने क्या किया है? इनहिबिट किया है, यानी नॉकआउट किया है। तो वहां पर जिब्रेलिक एसिड का ही सिग्नलिंग इनहिबिट होगा, ना कि ऑक्सिन का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे लिखा है COI1 जो प्लांट है उसमें डिफेक्टिव होगा जस्मोनिक एसिड का सिग्नलिंग, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये जस्मोनिक एसिड का ही क्या होता है? रिसेप्टर होता है। अगर उसे नॉकआउट किया है तो वहां पर GA की सिग्नलिंग नहीं होगी। जबकि जो PIL1 है उसमें एब्सिसिक एसिड की सिग्नलिंग नहीं होगी, एग्जैक्टली क्योंकि इस प्लांट में जो ABA का रिसेप्टर है उसको हमने रिमूव किया है तो वहां ABA की सिग्नलिंग नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए TIR1 डिफेक्टिव होगा जिब्रेलिन में, फिर से गलत बात है। ये TIR1 में तो ऑक्सिन का डिफेक्टिव होगा, अभी हमने देखा भी है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो इसके लिए केवल बस आपको ये पता होना चाहिए था कि कौन सा रिसेप्टर किस फाइटो हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ रूट हेयर टू बैक्टीरियल नोड फैक्टर एंड टाइमिंग ऑफ देयर इंडक्शन विच मे और मे नॉट बी मैच। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और प्लांट जो होते हैं सिम्बायोसिस करते हैं ताकि ये जो फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये प्लांट के अंदर जा सके, नोड्यूल की फॉर्मेशन करे और वहां रहकर नाइट्रोजन को फिक्स करते रहे जिसको प्लांट इस्तेमाल कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ रूट हेयर टू बैक्टीरियल नोड फैक्टर एंड टाइमिंग ऑफ देयर इंडक्शन विच मे और मे नॉट बी मैच। ये क्वेश्चन जो है आया है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। हम सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और प्लांट्स जो हैं वो आपस में सिम्बायोटिक रहते हैं, ताकि ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जाकर नोड्यूल की फॉर्मेशन करे, वहां रहें और नाइट्रोजन को फिक्स कर दे, ताकि प्लांट उस नाइट्रोजन को फिर इस्तेमाल कर सके। तो इस सिम्बायोसिस के लिए बैक्टीरिया की साइड से सबसे पहले आता है नोड फैक्टर और प्लांट का जो रूट हेयर होता है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं सबसे पहले सिम्बायोसिस के लिए। तो यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिया है वो ये है कि इस नोड फैक्टर के लिए ये जो रूट हेयर होता है उसमें क्या क्या रिस्पॉन्स होगा और वो रिस्पॉन्स कितना टाइम लगाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आया है। तो पहले लिखा है कि रिस्पॉन्स में क्या है, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होता है, जो कैल्शियम का लेवल है रूट हेयर सेल के न्यूक्लियस के अंदर उसके आसपास वो बढ़ता है। और फिर लिखा है थर्ड रिस्पॉन्स ये होता है कि जो रूट हेयर की ग्रोथ है वो परटर्बेशन हो जाता है, फिर बंद हो जाती है और फिर कर्लिंग होती है। तो ये 3 रिस्पॉन्स है और ये टाइमिंग है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब नोड फैक्टर सेल के पास जाता है, रूट हेयर के सेल के पास जाता है ये नोड फैक्टर बैक्टीरिया का, तो सबसे पहले जो रूट हेयर का सेल है उसकी मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होता है, सबसे पहले होता है, और ये विद इन अ मिनट हो जाता है। यानी कि जैसे ही नोड फैक्टर आया तो रूट हेयर का जो सेल है उसका मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है 1 मिनट के अंदर ही। उसके बाद फिर वहां पर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। उस रूट हेयर के सेल का जो न्यूक्लियस है वहां पर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, उसके आसपास भी कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कैल्शियम जो है हेल्प करता है इस सिम्बायोसिस में। तो देखो फिर क्या है, कैल्शियम का स्पाइकिंग होता है इन एंड अराउंड द रूट हेयर सेल न्यूक्लियस, ये 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन, फिर होता है कैल्शियम का स्पाइकिंग। इसके बाद फिर ये जो रूट हेयर का ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी रूट हेयर जो ग्रोथ कर रहा था वो बंद हो जाती है। इसके बाद फिर उसकी ग्रोथ रुक ही जाती है और फिर रुकने के बाद वो कर्ल होना शुरू कर जाता है। तो ये तीनों जो प्रोसेस है, यानी कि डिस्टर्बेंस, फिर ग्रोथ का रुकना और फिर कर्लिंग होना, इसमें कम से कम 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन, फिर स्पाइकिंग ऑफ कैल्शियम, फिर जो रूट हेयर ग्रोथ है उसका डिस्टर्बेंस होना, फिर बंद होना और फिर कर्लिंग होना, ये सारे प्रोसीजर होते हैं उसके सिम्बायोसिस के स्टार्टिंग में। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे ही ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपना नोड फैक्टर देता है, तो ये रूट हेयर का जो सेल है इसके सेल के अंदर डीपोलराइजेशन होगा, फिर यहाँ कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, फिर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। रुकने के बाद फिर ये कर्ल करना शुरू कर देता है और फिर कर्लिंग करने के बाद यहाँ नोड्यूल बन जाता है। ये सभी बैक्टीरिया यहाँ आकर रहेंगे और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये प्रोसीजर है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, तो अब इतना समझ आया है, तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन है वो 1 मिनट के अंदर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम का जो स्पाइकिंग है न्यूक्लियस के अंदर वो विद इन 10 मिनट में होता है। इसके बाद जो रूट हेयर ग्रोथ का परटर्बेशन है, रुकना है और कर्लिंग है, उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ आवर यानी कि 1 घंटा तक लग जाता है। तो ये क्या है, तीनों ही सेम मैचिंग में है, पहले से ही मैच है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट का क्या है, ए का क्या है 1 है, बी का क्या है 2 है और सी का क्या है 3 है। सो द थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, मे बी यहाँ से आगे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे 2020 में जो आए हैं वो सब हमने कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।